आज हमारा टॉपिक है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो वेक्टर एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू टेंसर एनालिसिस बाय मोरेआर स्पाइजल है, श्याम सीरीज़ की जो बुक है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे। हम इसकी आर्क लेंथ, एरिया और इसके मुतालिक बाकी बातें भी करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वैसे ही कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्कस करेंगे। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लेन में कोई एक पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसके कंपोनेंट्स हैं ए बी, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ ए बी का मतलब ये है कि हम पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए, ए यूनिट लेंथ हमने कवर की, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी यूनिट लेंथ कवर की, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच गए ए बी तक। लेकिन इसी पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका और भी था कि हम ऐसा करते कि हम एक सर्कल बनाते, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ होती, हम उसे आर कह देते, और साथ ये एंगल भी डिफाइन कर देते कि ये एंगल कितना है। अगर हम ये थीटा और आर भी डिफ़ाइन कर लें, मसलन आर चेंज हो जाने से ये पॉइंट आगे की तरफ जा सकता था और थीटा चेंज होने से ये पॉइंट इधर सर्कल के ऊपर किसी और पॉइंट पर भी जा सकता था। इसका मतलब इसी पॉइंट को हमने एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से डिफ़ाइन कर लिया जो कि आर थीटा है। यानी एक ही पॉइंट तक पहुंचने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम स्पेस में बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की बात की जाती है, तो ये एक्स एक्सिस हो, अगर ये वाई एक्सिस हो और ये जी एक्सिस हो, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए बी सी हो, तो इस ए बी सी तक जाने का मतलब ये है कि पहले हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए यूनिट लेंथ कवर की, फिर हम वाई एक्सिस के पैरेलल चले और हमने बी यूनिट लेंथ कवर की ये, और फिर यहाँ से जेड एक्सिस के पैरेलल चले और हमने सी यूनिट लेंथ कवर की, तो हम इस पॉइंट तक पहुँच गए। तो जैसे वहाँ प्लेन में एक ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करने के एक से ज़्यादा तरीके थे, वैसे ही स्पेस में भी एक पॉइंट को लोकेट करने से के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद इस चैप्टर में है वो यही है कि किसी भी पॉइंट को एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी लोकेट किया जा सकता है। तो जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ज़रूरी भी नहीं होता कि हमेशा जो नए कोऑर्डिनेट्स भी हों उनके दरमियान भी 90 डिग्री एंगल्स हों। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, हर दो ये राइट हैंड रूल की मदद से डिफ़ाइन किए जाते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 90 डिग्री के साथ हैं, और फिर जी एक्सिस उनके ऊपर एक तीसरा एक्सिस बनाया जाता है जिसका उन दोनों के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हम जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं उसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका इस तरह से स्ट्रेट लाइंस होना भी ज़रूरी नहीं है और इनका आपस में एंगल 90 डिग्री होना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी भी इंटरेस्टिंग वही होंगे जो ऑर्थोगोनल होंगे। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्थोगोनल से क्या मुराद है। ओके, तो हम अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि लेट एक्स वाई जी बी द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी, यानी स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई जी, एंड लेट एक्स वाई जी बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस ऑफ u1, u2 एंड u3। अब हम ये कोई नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर हम x को एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, y को भी एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 और z को भी एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 डिफाइन कर लें, तो हम यहाँ ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो हमने नए डिफ़ाइन करवाए हैं, नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हुए हम u1 को इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी लिख सकें, u2 को भी इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी लिख सकें और u3 को भी इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी लिख सकें। तो ये कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, u1 इज़ इक्वल टू u1 ऑफ एक्स वाई जी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि u1 इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, सिमिलरली u2 इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, u3 इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल की है कि जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ए बी है, यानी अगर हमारे पास यही पॉइंट, इसको मैं कह दूं एक्स वाई, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक्स यूनिट लेंथ कवर की और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई यूनिट। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ दोबारा बना लूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये आर है, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ एक्स है, ये एंगल थीटा है। ओके, तो हम यहाँ से इनको आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पॉइंट जो एक्स वाई है और इसी पॉइंट को हमने आर थीटा का। तो ये जो एक्स है और ये वाई हैं, एक्स को हम इन टर्म ऑफ आर और थीटा एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से एक्स इक्वल होगा आर कॉस थीटा
और y इक्वल होगा r साइन थीटा। तो x एज अ फंक्शन ऑफ r और थीटा लिखा जाए तो हम इसे यूँ लिखेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा मीन r cos थीटा, एंड y एज अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, तो ऐसे ही समझें जैसे u1 की जगह r है और u2 की जगह थीटा है। लेकिन अगर हम थीटा और r को इन टर्म ऑफ x और y लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करने से पोलर कोऑर्डिनेट से, और थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। यानी यहाँ ये जो r है ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, और थीटा जो है ये एक फंक्शन ऑफ x और y है। तो यही बात हमने यहाँ किया कि हमारे पास जो तीन कंपोनेंट्स थे x, y और z, पहले वो फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 थे, और फिर u1 एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, u2 एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, और u3 एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी है। लेकिन ये हमेशा भी पॉसिबल नहीं होता कि आप इनको आपस में चेंज कर सकें। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और इन ऐसा होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी हम ये देखते हैं कि आल्सो वी सपोज दैट द फंक्शंस इन 1 and 2 आर सिंगल वैल्यूड एंड हैव कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव्स, कि अगर ये जो 1 और 2 हैं ये सिंगल वैल्यूड हों। सिंगल वैल्यूड से मुराद ये है कि हर एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने से, u1, u2, u3 की एक वैल्यू पुट करने से हमें x की एक वैल्यू मिले, y की भी एक वैल्यू मिले और z की भी एक वैल्यू ही मिले, तो तब वो सिंगल वैल्यूड हैं। और कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स के ये डिफरेंशिएबल हों, इनके डेरिवेटिव फाइंड किए जा सकें और वो कंटिन्यूस भी हों, तो फिर ये जो इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 1-1 होगी। यानी हर x, y, z के लिए हम एक u1, u2, u3 फाइंड कर सकेंगे, और हर u1, u2, u3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक x, y और z फाइंड कर सकेंगे। ओके, so now given a point P with rectangular coordinates x, y, z, we can associate a unique set of new coordinates u1, u2, u3। यानी अब उसी पॉइंट को एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हैं तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जिसमें हम एक बेसिकली एक रूल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये वही एक एग्जांपल है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर ये एक्स वाई एक पॉइंट है, इसमें ये लेंथ एक्स होगी, ये लेंथ वाई होगी, ये आर है, ये थीटा है। तो एक्स को इन टर्म ऑफ आर और थीटा अगर मेंशन किया जाए तो एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा, और आर और थीटा को भी इन टर्म ऑफ एक्स और वाई लिखा जा सकता है। यानी स्पेस में, ये तो मैंने सिर्फ प्लेन के लिए डिस्कस किया है, स्पेस के लिए भी आगे चलकर हम एग्जांपल्स देखेंगे कि स्पेस में किसी भी पॉइंट को यूनिकली एक नए सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यूनिकली का वर्ड यहाँ मैटर करता है। ओके, तो अब हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कर्व्स। ओके, अगर u1 एक कांस्टेंट हो, u2 भी एक कांस्टेंट हो और u3 भी एक कांस्टेंट हो तो इनसे सरफेसेस बनेंगी। जैसा कि अगर हम बात करें प्लेन स्पेस में हमारे पास होते हैं x, y और z कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम x को एक कांस्टेंट ट्रीट करें, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू c1, बल्कि c1 भी नहीं, हम एक कांस्टेंट फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है 2। इसी तरह y इक्वल हो 3 और z इक्वल हो 4। तो बेसिकली ये जो तीन इक्वेशंस लिखी हैं ये प्लेन्स हैं जो कि पैरेलल हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और जी एक्स प्लेन। अगर हम इनको ड्रा करें x इक्वल 2, वाई इक्वल 3, जी इक्वल 4, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ओके, x इक्वल 2 इट मीन x के अलोंग 2 यूनिट्स पर ये एक प्लेन है, यानी ये कुछ इस तरह का है। ये वाला। इसी तरह y इक्वल 3 पर भी ये एक प्लेन है, 1, 2 और 3। तो यहाँ ये कुछ इस तरह से बन सकता है।
और z इक्वल 4 ये भी एक प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ओके, तो ये तीन बेसिकली प्लेन्स हैं और ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे इनकी इंटरसेक्शन से लाइंस बनेगी। यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं ड्रा किए जा सकते लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। तो ये एक प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ऊपर की तरफ है। यानी यूँ समझें कि ये आपका ग्राउंड है तो ये आपके रूफ है किसी कमरे की। इसी तरह ये एक वाल है जो कि वाई एक्सिस पर है और ये भी एक वाल है जो एक्स एक्सिस पर है। और जब भी कोई सी दो यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, बल्कि अगर हम ये भी देख लें कि x इक्वल ज़ीरो ये वाला प्लेन है, वाई जी प्लेन है, y इक्वल 0 जो है वो आपके पास एक्स जी प्लेन है और z इक्वल 0 वो एक्स वाई प्लेन है। और ये जब तीनों प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी मदद से स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं और यही हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ये बात करेंगे कि C1 U1 इक्वल C1, U2 इक्वल C2 एंड U3 इक्वल C3। ऑल ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेट सर्फेसेस और ये फैमिलीज़ ऑफ सर्फेसेस होंगे। मीन यहाँ पर C1, C2 और C3 की वैल्यूज़ चेंज कर देने से हमारे पास यहाँ डिफरेंट सर्फेसेस बनेंगी। तो यहाँ इस तरह से इनको कोशिश की गई है कि ड्रा किया जा सके। ये एक सर्फेस है U1 इक्वल C1, U2 इक्वल C2 एंड U3 इक्वल C3। ओके, तो यहाँ ये जो U3 इक्वल C3 और U1 इक्वल C1 इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक लाइन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो कोई कर्व भी हो सकती है जिसको हमने U2 कर्व कहा। इसी तरह U2 इक्वल C2 और U3 इक्वल C3 इन दो सर्फेसिस का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक कर्व होगी जिसे हमने U1 कर्व कहा। ये एक कन्वेंशन के तौर पर हमने लिए हैं कि ये चूँकि इन दो का इंटरसेक्शन है तो उसे U1 कह लें। U1 और U3 C1 और C3 का इंटरसेक्शन है तो उसे U2 कह लें। इसी तरह से यहाँ से U3 कर्व भी डिफाइन की गई है। ओके, तो यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि ये सर्फेसेस होंगी और इन सर्फेसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सर्फेसेस और इन कोऑर्डिनेट सर्फेसेस के इंटरसेक्शन से जो कर्व्स बनती हैं उनको हम U1 कर्व, U2 कर्व और U3 कर्व्स का नाम दे रहे हैं। ओके, तो यही बात यहाँ की गई है कि द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस आर जनरली कर्व्ड and each pair of these surfaces intersect in curves called coordinate curves or lines। वैसे lines भी कहा जाता है लेकिन ये straight lines होना ज़रूरी नहीं है। Thus U1 coordinate curve is that along which that only U1 varies while U2 and U3 are constant। तो इसको भी यहाँ इसी तरह से देखा जा सकता है कि जैसे x एक्सिस सिर्फ वही लाइन है जहाँ सिर्फ x वेरी कर रहा है, y और z कांस्टेंट रहते हैं, ये वेरी नहीं करते। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 1 0 0, इससे नेक्स्ट पॉइंट 2 0 0, इसी तरह इससे आगे 4 0 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ x सिर्फ वेरी करेगा, y और z कांस्टेंट होंगे। इसी तरह y एक्सिस पर x और z फिक्स रहेंगे, सिर्फ y वेरी करता है, और z एक्सिस के अलॉन्ग x और y फिक्स रहते हैं, सिर्फ z वेरी करता है। तो इसी तरह यहाँ ये बात की जा रही है कि अगर हम अलॉन्ग U1 कर्व जाएंगे तो सिर्फ U1 वेरी करेगा, U2 और U3 जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। इसी तरह U2 के अलॉन्ग U3 और U1 कांस्टेंट होंगे, U3 के अलॉन्ग U1 और U2 कांस्टेंट होंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं हमेशा इन कोशिश करूंगा कि इसको रिलेट करता रहूं एक्स वाई और जी के साथ साथ। जब हम एक्स वाई और जी प्लेन में, एक्स वाई और जी स्पेस में बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। एक यूनिट वेक्टर होता है यानी एक यूनिट लेंथ ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो मेजर की जाए, जहाँ 1 हो जाए तो वहाँ तक जो एक वेक्टर है उसे हम आई यूनिट वेक्टर कह देते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट तक जो वेक्टर बनता है उसे हम जे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और जी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम कहते हैं के यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। आई डॉट जे इक्वल होता है 0, जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0 होते हैं। इसी तरह आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इक्वल के डॉट के, और ये 1 होता है। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए, चूँकि अब हमने नए कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें नए टेंजेंट वेक्टर भी चाहिए। उनको हम टेंजेंट वेक्टर की मदद से डिफाइन करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर्स चाहिए जिनकी मदद से हम उनकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकें।
किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को। तो यही बात यहाँ डिस्कस की जा रही है कि लेट r इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट P, कि यहाँ स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो चूँकि हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं तो x को हम इन टर्म ऑफ u1, u2, u3, y को भी और z को भी इन टर्म ऑफ u1, u2, u3 एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब देखिए कि x जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 और z भी एज अ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। इट मीन ऑल ऑफ दीज x, y एंड z आर फंक्शंस ऑफ u1, u2 एंड u3। इट मीन व्हेन पहले जो r फंक्शन ऑफ x, y और z था, अब वही r फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 होगा। ओके, A tangent vector to the u1 curve at P is partial r over partial u1, कि ये जो u1 कर्व है, ये रही u1 कर्व, इसके ऊपर जब हम एक टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में जो होगा, तो ये वाला वेक्टर होगा हमारे पास पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। टेंजेंट वेक्टर इसी तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी मिल सकता है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देने से, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड करने से, यानी E1 हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। ओके, तो अगर हम इस वाले पोर्शन को H1 कह लें, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम इसे H1 कह लें तो लिख सकते हैं E1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 एंड होल डिवाइडेड बाय H1। या फिर इस H1 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं H1 E1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, या फिर पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 इक्वल H1 E1 हैट। ये एक यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरह ये जो u2 कर्व है, इस पर जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो होगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u2, और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम E2 हैट से डिनोट करेंगे, और वो होगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 डिवाइडेड बाय पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम H2 कहें तो हम लिख सकेंगे पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 इक्वल H2 E2 हैट, एंड सिमिलरली पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 इज इक्वल टू H3 E3 हैट। ओके, ये जो H1, H2 और H3 यहाँ पर हमने डिफाइन किए हैं, इनको हमने कहा है स्केल फैक्टर्स। जब हमने यहाँ 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर लिए E1, E2 और E3, तो इनके पैरेलल हम एक और सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो हैं E1 हैट, E2 हैट और E3 हैट। एक बात याद रहे कि ये जो E1 है ये इंक्रीजिंग ऑफ U1 की डायरेक्शन में है, कि जिस डायरेक्शन में U1 इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में E1 है, जिस डायरेक्शन में U2 इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में E2 है, और जिस डायरेक्शन में U3 इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में E3 यूनिट वेक्टर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कैपिटल E1, कैपिटल E2 और कैपिटल E3, यहाँ 3 और वेक्टर भी किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। डेल U1, तो ये वो उस सरफेस के ऊपर जो U1 इक्वल कॉन्स्टेंट सरफेस है उस पर एक नॉर्मल वेक्टर होगा एट दैट पॉइंट P। ये दोबारा देख लें कि जो ग्रेडियंट है, किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। नॉर्मल इस सेंस में कि वो उससे आउटसाइड नॉर्मल है। इसी तरह ये जो डेल U2 होगा वो U2 इक्वल C2 सरफेस पर नॉर्मल होगा। इसी तरह डेल U3 इक्वल C3 सरफेस पर नॉर्मल होगा। अगर वो नॉर्मल हैं तो उस नॉर्मल की डायरेक्शन में भी, यानी यहाँ कुछ इस तरह से है कि ये जो सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है U3 सरफेस। इसी तरह से U3 इक्वल C3, इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उसे इस तरह से डिफाइन किया गया। ये बेसिकली ये जो टोटल आगे की तरफ जाता हुआ वेक्टर है ये डेल U3 है, लेकिन उसका अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें तो उसे हम E3 कैपिटल E3 हैट से डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह बाकी दोनों सर्फेसेस के लिए भी कैपिटल E2 हैट और कैपिटल E1 हैट 3 नए यूनिट वेक्टर डिफाइन किए जा रहे हैं। यानी कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू डेल U1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल U1। इसी तरह कैपिटल E2 हैट इक्वल डेल U2 डिवाइडेड बाय डेल U2 मैग्नीट्यूड, एंड E3 हैट इक्वल डेल U3 डिवाइडेड बाय डेल U3 मैग्नीट्यूड। ओके,
यानी हर एक पॉइंट पर दस एट ईच पॉइंट P ऑफ द कर्वीलिनियर सिस्टम देयर एग्जिस्ट इन जनरल टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स के हर पॉइंट पर किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें तो उस पॉइंट पर हमारे पास दो किस्म के यूनिट वेक्टर्स मिल रहे हैं, एक स्मॉल e1 स्मॉल e2 स्मॉल e3 और दूसरा कैपिटल E1 कैपिटल E2 और कैपिटल E3। ये जो स्मॉल E1 E2 E3 हैं ये यूनिट हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। इसी तरह ये कैपिटल E1 कैपिटल E2 और कैपिटल E3 हैं, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं ये, लेकिन ये नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं। ओके, इनको इसी तरह से देखा जाए जैसे I J और K होते हैं, लेकिन वो फिक्स रहते हैं किसी भी पॉइंट पर I J K वो सेम रहते हैं, जबकि ये चेंज इनकी जो डायरेक्शन है ये बदलती रहती है। ये चूँकि कर्व के ऊपर होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे, आगे हम यही टॉपिक डिस्कस करने लगे, अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे तो फिर ये I J और K की तरह एग्जैक्टली बिहेव करेंगे, क्योंकि I J और K यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री रहते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस u1 इक्वल c1 u2 इक्वल c2 u3 इक्वल c3 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, कि अगर ये वाली जो कर्व्स हैं ये जो तीनों ये सर्फेसेस हैं, अगर ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब सर्फेसेस के इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि सर्फेसेस के जो टेंजेंट प्लेन्स बनेंगे अगर वो आपस में राइट एंगल के साथ मिल रहे हों तो हम ये कहेंगे कि वो जो सर्फेसेस हैं और वो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, यानी 90 डिग्री के साथ हैं। या हम इसको इसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द वेक्टर्स e1 e2 e3 फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। यानी ये जो तीन वेक्टर्स हैं अगर ये I J और K की तरह एग्जैक्टली बिहेव करें किसी भी पॉइंट पर, यानी कैसे कि अगर E1 डॉट E1 E2 डॉट E2 E3 डॉट E3 1 हो और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है E1 क्रॉस E2 इक्वल हो माइनस E2 क्रॉस E1 इक्वल हो E3 हैट, और इसी तरह एक बात और भी कि E1 डॉट E2 इक्वल हो E3 डॉट E1 इक्वल हो E2 डॉट E3 और ये सारे इक्वल हों ज़ीरो के, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर हों, तो भी हम ये कहते हैं कि वो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। या हम इस तरह से भी इसी बात को दूसरी तरह से यूँ भी लिख सकते हैं कि इफ़ द टेंजेंट्स E1 E2 E3 एट अ पॉइंट P टू द U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट लाइंस थ्रू दिस पॉइंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, के ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि हर दो आपस में परपेंडिकुलर हैं, कोई से दो, E1 और E2 E2 और E3 E3 और E1 भी, तो हम ये कहेंगे कि U1 U2 U3 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, तो अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो हम किसी भी वेक्टर को, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी वेक्टर को लिखते थे कि वेक्टर A इक्वल A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो ये उसका ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट एंड kth कंपोनेंट। या फिर इस तरह से भी लिखते थे xi प्लस yj प्लस zk। तो उसी तरह अब हम यहाँ भी किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, वहाँ यूनिट वेक्टर्स i j और k थे तो उसके कंपोनेंट्स के साथ i j k यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो E1 E2 E3 हैं, और साथ साथ वैसे ये भी हैं E1 E2 E3, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो इनका भी आपस में एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम वेक्टर A को इस तरह से लिख सकते हैं A1 E1 हैट प्लस A2 E2 हैट प्लस A3 E3 हैट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A1, ये स्मॉल A1 सिर्फ इनमें और इनमें डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए मेंशन किया गया कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, प्लस A2 E2 हैट प्लस A3 E3 हैट, वेयर कैपिटल A1 A2 A3 एंड स्मॉल A1 A2 A3 आर द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A इन ईच सिस्टम, कि जिसमें भी हम यूज़ करेंगे तो उनके लिए ये डिफरेंट रहेंगे। लेकिन इसी वेक्टर को हम इनकी मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि वेक्टर A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 प्लस सम कांस्टेंट पार्शियल R ओवर पार्शियल U2 प्लस
कांस्टेंट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू थ्री मीन C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3। इसको अल्फ़ा 1 कहा गया, इसको अल्फ़ा 2 सपोज कर लिया गया और इसको अल्फ़ा 3 सपोज किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा p इज़ इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू पी। ये p एक जस्ट नोटेशन के तौर पर लिया गया कि यहाँ बजाय इसके कि हम ये तीनों अलग अलग लिखते कि अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन, अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू दिस एंड अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ एक मतलब जामे किस्म का लिख दिया गया कि अल्फ़ा p इज़ इक्वल टू दिस वन वेयर p इज़ 1 2 और 3। ओके, तो ये जो हैं इनको हम कहते हैं C1 और C2 और ये C3 जो कैपिटल में लिए गए हैं, इनको कहा जाता है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए। ये टेंसर एनालिसिस में आगे आप देखेंगे कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह हम वेक्टर ए को डेल U1 डेल U2 और डेल U3 की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखेंगे C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। और ये जो कांस्टेंट्स होंगे C1 C2 C3 इनको कहा जाएगा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए। एक चीज़ और देखिए कि हमने यहाँ कहा कि वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ द बेस वेक्टर्स दीज एंड दीज विच आर कॉल्ड यूनिटरी बेस वेक्टर्स, कि इनको यूनिटरी बेस वेक्टर्स कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये यूनिट वेक्टर हों, हो भी सकते हैं अगर इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि कैपिटल E1, और अगर इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी तो फिर ये इस तरह से हो जाएंगे, अगर इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी तो फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बस इनको नाम के तौर पर यूनिटरी बेस वेक्टर्स कहा गया, वरना इनका यूनिट वेक्टर्स होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आर्क लेंथ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है इसमें रेक्टेंगुलर, ये जो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें रेक्टेंगुलर में कैसे करते हैं। पहले तो ये देखें ना कि हमारे पास अगर ये कर्व चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये उसकी आर्क लेंथ होती है, और इस आर्क लेंथ को हम इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ds यानी चेंज इन डिस्टेंस से मेजर करते हैं, और ये इक्वल होता है dr डॉट dr यानी dr मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह से जब कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम ट्रैवल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी कुछ आर्क लेंथ होगी। तो उस आर्क लेंथ को कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिफाइन करना है तो वो देखते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3। अगर हम यहाँ इसका डिफरेंशियल लें तो उसको लिखेंगे dr इज इक्वल टू पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 du3। ये चेन रूल की मदद से डिफाइन किया गया। ये कैलकुलस की किसी भी बुक में आप देख सकते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से रिलेटेड है। ओके, तो अब चूँकि हम ये जानते हैं कि जो E1 हैट है वो इक्वल होता है पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय h1, इसी तरह E2 हैट और E3 हैट डिफाइन किए जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल ui इज इक्वल टू hi E1 हैट, हम पहले पढ़ चुके हैं, i को 1 2 या 3 पुट किया जा सकता है। तो यही dr, ये जो पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 है, इसकी जगह हम लिखेंगे h1 E1 हैट, पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 को रिप्लेस करेंगे h2 E2 हैट से, पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 को रिप्लेस करेंगे h3 E3 हैट के साथ। तो अब ये जो dr है ये इस तरह से लिखा गया। ओके, यानी ये जो यूनिट वेक्टर हैं, अगर हम किसी भी एक क्यूब शेप कोई चीज़ बनाना चाहें तो उसकी एक लेंथ ये है h1 du1 E1 हैट, इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर ये है h2 du2 E2 हैट, और तीसरा जो है वो h3 du3 E3 हैट है। ओके, और चूँकि हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे चलकर एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम आर्क लेंथ को नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करेंगे। अभी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के लिए देखते हैं कि चूँकि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए E1 डॉट E2 E2 डॉट E3 और E3 डॉट E1 ज़ीरो होंगे, चूँकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और इसी तरह इनका मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड, E2 मैग्नीट्यूड और E3 मैग्नीट्यूड 1 है। तो ds स्क्वायर आर्क लेंथ के लिए फार्मूला होता है dr डॉट dr। तो ये इक्वल होगा dr की हम वैल्यू पुट करेंगे और उसका अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से, सो ये बन जाएगा h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर, या हम ds लिख सकते हैं इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर
du3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ के लिए एक्सप्रेशन है। आगे चलकर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, तो इसके साथ ही एरिया एलिमेंट को भी डिस्कस किया जा सकता है। एरिया एलिमेंट कैसे के, ये हमारे पास जो हमने क्यूब बना रखा है, इसकी किसी भी एक साइड का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो वेक्टर में हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हम ये एक पैरेललोग्राम हो या ये स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल इसका ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से यहाँ से जो एरिया एलिमेंट हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमें इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह यहाँ ये जो नीचे वाला है, इसके लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इस साइड वाले के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि DA1 इज इक्वल टू एरिया एलिमेंट विद साइड्स वेक्टर्स एज H2 DU2 E2 हैट एंड H3 DU3 E3 हैट। यानी यूँ कह लें कि जो U1 कर्व है उसकी बैक साइड वाली जो है, यानी जो U1 सरफेस है उस साइड पे जो एरिया एलिमेंट है वो ये है। ये देखें ना कि ये U1 कर्व है, तो इसकी बैक साइड पे जो पीछे वाला जो सरफेस है यहाँ पे जो है, अगर मैं ये पिछले वाला एक पेज उठा लूँ तो ये देखिए कि जैसे हम U1 कर्व की बैक साइड पे जो सरफेस है वो U1 सरफेस है, इसी तरह U2 कर्व की बैक साइड पे जो सरफेस है वो U2 सरफेस है और U3 कर्व की बैक साइड पे जो सरफेस है वो U3 सरफेस है। अगर हम उसके एरिया को डिस्कस करेंगे U1 की बैक साइड वाली सरफेस के, तो उसके एरिया को हम DA1 कहेंगे। इसी तरह U2 की बैक साइड पे DA2 और U3 की बैक साइड पे DA3। ओके, सो हम लिखते हैं कि DA1 इज इक्वल टू एरिया एलिमेंट विद साइड्स वेक्टर्स एज H2 DU2 E2 हैट एंड H3 DU3 E3 हैट। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एरिया का फार्मूला होता है दो जो साइड्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे H2 DU2 E2 हैट और H3 DU3 E3 हैट और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं H2 चूँकि कांस्टेंट है बाहर लिखा जाएगा, H3 भी, DU2 और DU3 भी, तो वेक्टर हैं E2 और E3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 क्रॉस E3, E2 क्रॉस E3 इक्वल होता है E1 और E1 का मैग्नीट्यूड 1 है, इट मीन इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो हम इसको लिखेंगे DA1 इज इक्वल टू H2 H3 DU2 DU3। यानी एक बात ये पता चली कि जिस जौन सा एरिया एलिमेंट लेना है उसके दोनों साइड वाले जो स्केल फैक्टर्स हैं और DU1 DU2 या जो भी हैं, जो स्केल फैक्टर होंगे वही DU आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वो हमें एक एरिया एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह दो और एरिया एलिमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं DA2 जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा 1 और 3 वाले का, यानी H1 DU1 E1 हैट क्रॉस H3 DU3 E3 हैट, और ये लिखा जाएगा H1 H3 DU1 DU3, बाकी रह जाएगा मैग्नीट्यूड में E1 क्रॉस E3 जो कि E2 होता है और E2 मैग्नीट्यूड 1, सो इसलिए एंड सिमिलरली DA3 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमने एरिया एलिमेंट डिफाइन किया कि किसी भी साइड का एरिया इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की कि किसी भी पीस का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास स्पेस में वैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर एक क्यूब कोई भी एक पैरेललोपिड हो, मैं इसे कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है अगर, और इसकी जो तीन साइड्स हैं, एक को हम कह देते हैं दिस इज़ वेक्टर ए, एक को हम कह देते हैं दैट इज़ वेक्टर बी, और एक और जो है ये वाली साइड इसको हम कह देते हैं वेक्टर सी। तो इस जो पैरेललोपिड बनी है इसका जो वॉल्यूम है जो इसके इन साइड है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और फिर इसका मैग्नीट्यूड मॉड लिया जाता है, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर आता है तो उसका भी मॉड लिया जाता है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम मिलता है, या इसमें से कोई भी एक वेक्टर यहाँ और बाकी दो इस तरह से यहाँ लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं करेंगे यहाँ। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ जो शेप है उसमें
हमारे पास एक साइड है H1 DU1 E1 हैट, दूसरी साइड है H2 DU2 E2 हैट और तीसरी साइड है H3 DU3 E3 हैट। तो इस तरह एक का बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर और उसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने फार्मूला भी इसीलिए साथ लिख दी। तो यहाँ से H1 कांस्टेंट है, H2 कांस्टेंट है, H3 कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे, DU1 भी, DU2 भी और DU3 भी। तो यहाँ मॉड के अंदर रह जाएगा E1 हैट डॉट E2 क्रॉस E3। अब E2 क्रॉस E3 होता है E1, सो E1 डॉट E1 1, यानी DV वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास इक्वल हुआ H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। यानी वॉल्यूम जो है वो इनका प्रोडक्ट है H1 H2 H3 तीनों स्केल फैक्टर्स और उनके साथ DU1 DU2 DU3। तो ये फार्मूले भी हमें कुछ मेमोराइज करना होंगे ताकि आगे आसानी रहे। DV H1 H2 H3 तीनों और साथ तीनों ही DU1 DU1 DU2 DU3। इसी तरह DA1 में H2 H3 वो मिसिंग है 1 वाला, ओके, A2 में 2 वाला मिसिंग है और DA3 में 3 वाला मिसिंग है।